हेलो स्टूडेंट। चलिए, आज वाले सेशन के अंदर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो चलो हम समझते कि चैप्टर क्या है। तो हमारा टॉपिक का नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म समझते हैं कि सर ये जो टर्म्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, टर्म का क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, अभी तक हमने क्या देखा, जो नॉर्मली आपने 11 और 12 में आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक भी आपने 11 के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका आता है आपका पीएनएल अकाउंट, ठीक है, उससे पहले आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बैलेंस शीट, उसके बाद आपका आएगा कैश फ्लो, और उसके बाद आपका आएगा नोट्स टू अकाउंट। ये टोटल 1 2 3 4 और 5, ये टोटल मिला के इतनी चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। सर क्या क्या आती है? देखो, एक एक करके देखो। पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दूसरा आता है पीएनएल अकाउंट, उसके बाद आती है बैलेंस शीट, उसके बाद आता है कैश फ्लो। ये आपने 12 में देखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट करके, ठीक है, और उसके बाद आता है नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इतनी चीजें टोटल आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नजीक नजीक घूम फिर के ये सारे बिजनेस बनाते ही हैं। ठीक है, आपने किस तरीके के अभी तक बिजनेस के देखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो आपने सोल प्रोपराइटर देखा था, ठीक है, सोल प्रोपराइटर वाला बिजनेस। फिर आपने पार्टनरशिप वाला पढ़ा होगा, ठीक है, फिर आपने कंपनी वाला पढ़ा होगा, कंपनी की बैलेंस शीट। ये कुछ इस तरीके की आती थी, इस तरीके का आपको स्टेटमेंट रखा जाता था। वर्टिकल बैलेंस शीट दी जाती थी इस तरीके का, है ना, इधर पर्टिकुलर, इधर आपका आता था करंट ईयर, इधर आता था लास्ट ईयर, इस तरीके का, है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी आप पहले लिखते थे, फिर असेट साइड नीचे लिखते थे, इस तरीके से आती थी। और इन दोनों की बैलेंस शीट कैसे आती थी? टी आकार की इस तरीके की बैलेंस शीट आती थी। एक साइड आता था इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इधर आता था असेट। इधर इक्विटी नहीं बोलते, सॉरी, इधर आप बोलते थे कैपिटल एंड लायबिलिटी, ठीक है। इस तरीके का इन दोनों की आप बैलेंस शीट इस तरीके से प्रिपेयर करते थे, ठीक है। सर क्या इधर भी इस तरीके से प्रिपेयर करना है? इधर जाने से पहले हमको ये शब्द समझना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ये मीनिंग क्या है इसका? नॉन प्रॉफिट, देखो जनरली क्या होता है, जनरली एवरी बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस ओपन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर बिजनेस जो स्टार्ट करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही रहता है, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। कोई बिजनेस तो सेवा तो कर नहीं रहा, ठीक है, ऐसा तो कोई धंधा खोलता नहीं है कि हम लोगों की सेवा करेंगे पैसा नहीं लेंगे, तो आप उसको धंधा नहीं बोल सकते, तो आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। बिजनेस का मतलब ही होता है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे, और ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऐसा आपने 11 12 में पढ़ा होगा, ये उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब सपोज कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर, एक मिनट, आप एक पर्टिकुलर ये वाला बिजनेस स्टार्ट करें, सपोज दिस इज योर बिजनेस। अब ये कोई भी हो सकता है सर,
सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म जिसको बोलते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट कराएंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, और एक बार आप पैसा बनाते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप आपके बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, बड़ा करेंगे। पहले आपका बिजनेस एक जगह पर होता था, फिर आपने 2 जगह पर कर दिया, मतलब एक ब्रांच की 2 ब्रांच कर दी, है ना, एक्सपांड किया बिजनेस को। चाहे आप इस तरीके से एक्सपांड करें बिजनेस को, है ना, वर्टिकल, चाहे आप इस तरीके से एक्सपांड करें हॉरिजॉन्टल। सर ये कैसा होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या फर्क है, ध्यान से सुनो। सपोज ये आपका एक बिजनेस की आपकी ऑफिस है, ठीक है, इधर आप वर्किंग कर रहे हो, आपको लगा कि बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, आपको और ऑफिस की जरूरत है, आपने ऊपर ही बना ली, तो आपकी 2 ऑफिस हो गई। सपोज आपको लग रहा है कि और आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपको एक और ऑफिस चाहिए, आपने ऊपर ही बना ली। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप इस तरीके से काम कर सकते हो, तो आप अपने ही अंदर एक्सपांड कर रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये आपकी ऑफिस है, सपोज आपकी ऑफिस है सूरत में, आपको ऐसा लगा कि हमारा बिजनेस तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आपने अहमदाबाद में भी एक ऑफिस खोल दी, फिर आपने बॉम्बे में एक ऑफिस खोल दी। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, आपने आपका एरिया बड़ा किया है, आपने अलग अलग जगह पे आपकी ऑफिस, अलग अलग जगह प्लांट, अलग अलग जगह आपका जो भी आउटलेट है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो, उसको आप एक्सपांड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो। ये हो गया एक नॉर्मल बिजनेस। ये क्या हो गया, एक नॉर्मल। इसको बोलते हैं प्रॉफिट वाला बिजनेस। मतलब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है, और तो क्या होता है। बंदा मेहनत क्यों करता है, बंदा बिजनेस क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए। और एक बार पैसा बन रहा है, फिर वो वेल्थ बनाता है, फिर वो क्या बनाता है, वेल्थ बनाता है। तो क्या सर, मार्केट में जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, सब क्या प्रॉफिट के उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई बिजनेस है, या ऐसा कुछ कुछ टाइप का वर्किंग है जो हम काम करें मगर प्रॉफिट ना कमाए। देखो समझो, इस तरीके का कोई चीज, इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपने कुछ बिजनेस खोला, तो क्या हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोला, कोई इंस्टीट्यूट खोला, कुछ भी काम स्टार्ट किया, मगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना या सर्व करना है। सर्व करना, सेवा, सेवा करना, लोगों की मदद करना, आपका ऑब्जेक्टिव ये है सपोज। ठीक है, तो इस तरीके के बिजनेस है, ये जो सर्व करना है, ये जो सेवा वाला बिजनेस है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि भाई हम प्रॉफिट नहीं करेंगे, हम इतना प्रॉफिट नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, या कुछ इस तरीके का वर्किंग करेंगे जिससे लोगों को बेनिफिट हो, है ना। हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस सीख रहे हैं, हम लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हम इस वाला ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते, तब हम उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग समझ में होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ऐसे क्या बिजनेस होते हैं, क्या हमको आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ बिजनेस होता है। यस बेटा, देखो, ये जो मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, ये जो चर्च के ट्रस्ट होते हैं, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है ना, आपकी स्कूल वगैरह, इन सब का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, इन सब का ऑब्जेक्टिव सर्व करना होता है, लोगों की सर्व, लोगों को सर्व करना, लोगों की मदद करना होता है। तो ये कम पैसों में भी चला लेते हैं। ठीक है, आपके बुक के अंदर मैं ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पे ये रहा, कुछ एग्जाम्पल्स इधर लिखे हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। कस्टमर आ जाएगा, सॉरी पेशेंट आ जाएगा तो बस उसको लूट ही ले, नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पेशेंट आएगा, हम उसकी ठीक से सेवा करेंगे। सेवा मतलब उसका ठीक से इलाज करेंगे। नो डाउट वो पैसा लेते हैं, मगर हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव मेन पैसा कमाना नहीं होता। हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है, भाई लोगों की मदद करना। उसी तरीके से स्पोर्ट्स क्लब, उसी तरीके से ड्रामा क्लब, उसी तरीके से एजुकेशन सोसाइटीज, है ना, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सोसाइटीज, लाइब्रेरी। अभी हमने देखा कि कोई ट्रस्ट है, जैसे ट्रस्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे मंदिर का ट्रस्ट है, कोई मंदिर है सपोज, तो उसका ट्रस्ट बनाया गया किसी भी मंदिर का, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं होता कि भाई हम ट्रस्ट बनाएंगे, लोगों के पास से पैसा लेंगे, नहीं। लोग उस ट्रस्ट के अंदर, मंदिर के ट्रस्ट के अंदर अपनी इच्छा से डोनेशन करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है
कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना नहीं होता, क्या करना नहीं होता, प्रॉफिट करना नहीं होता, ना वेल्थ बनाना होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्व करना है, सेवा करना है, तो उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना चैप्टर है, ये अपना चैप्टर है, ठीक है, दिस इज आवर चैप्टर। तो सर क्या ये वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NPO, क्या बोलते हैं बेटा, NPO, अच्छा इसके बारे में एक और चीज बता दूं, हमारे पास एक कंपनी एक्ट है, और अभी जो कंपनी एक्ट चल रहा है उसका नाम है 2013, उसमें सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट किसके बारे में बात करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ये लिखा है कि ये जो कंपनी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, क्या ये P&L अकाउंट बनाएंगे, क्या ये बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या ये कैश फ्लो बनाएंगे, क्या वो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, सॉरी, क्या ये लोग इस सारा अकाउंट बनाएंगे। देखो, जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगा। सर क्यों, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा है ना, उसका कोई खरीदने का बेचने का तो धंधा है नहीं, वो तो लोगों को सेवा कर रहा है, तो वो नॉन प्रॉफिट नहीं करेगा। सर वो लोग P&L अकाउंट भी नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो वो लोग क्या बनाएंगे, वो लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो लिखा है इधर, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। वो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बनाएंगे। और नोट्स टू अकाउंट तो सब में कॉमन होता है। नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट, जो भी हम अकाउंट लिखते हैं ना उसका नंबरिंग कर ले, उसका टोटल कर ले, और फिर उस टोटल को हम ले जाते हैं आगे बैलेंस शीट में, ठीक है, उस तरीके का ये सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सा अकाउंट बनाएगा, तो सबसे पहले तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट नाम का एक अकाउंट बनाएगा। मैं लिख देता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये अकाउंट बनेगा। सर ये क्या होता है, हम देखेंगे। दूसरा अकाउंट क्या बनाएगा, दूसरा अकाउंट बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा क्या बनाएगा, बैलेंस शीट, जो इधर लिखी हुई है, जो इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इधर लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इधर लिखिए बैलेंस शीट। अब तीन चीजों को अपने समझते हैं और अपने इसके क्वेश्चन करेंगे बाद में। पहले अपने समझ लेते हैं कि क्या है। एक एक करके देख, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर एक हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके लास्ट में हम देखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। ये इस तरीके का अकाउंट बनाया जाए। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो इस तरीके का हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। एक साइड आपका क्या लिखा होगा, रिसिप्ट, एक साइड आपका क्या लिखा होगा, पेमेंट। इधर आपका आएगा अमाउंट, इधर भी आएगी अमाउंट। क्या ऐसा कुछ सीखा था आपने कैश बुक अकाउंट करके, याद करो। 11 के अंदर आपने कैश बुक सीखा था। अरे कैसी होती थी कैश बुक, तो 3 कॉलम हमारी कैश बुक होती थी इस तरीके से,
एक बार लिखते थे कैश, एक बार आता था बैंक, एक बार आता था डिस्काउंट, इस तरीके का याद करो। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर जस्ट लाइक अ कैश बुक, जस्ट लाइक अ कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते थे, पैसा आता था तो इधर साइड लिखते थे डेबिट साइड, पैसा जाता था तो हम पेमेंट साइड लिखते थे, तो आया तो हम रिसिप्ट साइड पे लिखते थे, गया तो हम कौन सी साइड पे लिखते थे, पेमेंट साइड पे लिखते थे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का हम कैश बुक में करते थे। बस सेम टू सेम यही अकाउंट के अंदर वैसे ही करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर जस्ट लाइक कैश बुक। तो इसकी हमको ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगी, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपको दो चीज मिलेगी, एक कैश की ओपनिंग बैलेंस मिलेगी, एक बैंक की ओपनिंग बैलेंस मिलेगी। जिस तरीके से ओपनिंग होगा उसी तरीके से क्या होगा बेटा, क्लोजिंग। कैश की क्लोजिंग, बैंक की। ठीक है, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्या है, क्लोजिंग। फिर क्या होगा, इधर सारा रिसिप्ट और इधर सारा पेमेंट। ठीक है, जितना पैसा आया इस तरफ डाल दो, जितना पैसा गया इस तरफ डाल दो, ओपनिंग इधर लिख दो, क्लोजिंग इधर लिख दो, और दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा बेटा, सेम, मामला खत्म। ये आपका हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका क्या हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर इसका एक सम बताओ हमको, चलो देखें। एक सम दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये वाला। अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वर्ष। इसके अंदर ये कुछ अमाउंट दी है, जैसे एंट्रेंस फीस ₹300, मेंबरशिप फीस ₹3000, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन ₹10,000, फूड एक्सपेंस सेल्स ₹1,000-1,200, सैलरी एंड वेजेस ₹1,200, परचेज ऑफ फूड स्टॉक 800, कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लब पेविलियन 11,000, जनरल एक्सपेंस 600, रेंट एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 160। तो देखो अगर हम इसको इधर बनाए, तो अगर हम इसको इधर ही बना ले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसको मान के चले कि ये वाला है अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरीके, एक साइड आपका क्या होगा, डेबिट, और एक साइड आपका क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, चलो अब देखो, इस साइड को हम ले लेते हैं रिसिप्ट, और इस साइड को हम क्या ले लेते हैं, पेमेंट। तो सबसे पहले तो हमको ओपनिंग क्लोजिंग लिखना पड़ेगा, है ना। ओपनिंग क्लोजिंग अब लिख लेते हैं। तो इधर आएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आप कलर थोड़ा अलग ले, ओपनिंग बैलेंस आपकी किसकी होगी, एक कैश की ओपनिंग बैलेंस होगी और एक बैंक की ओपनिंग बैलेंस होगी। उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस ले ले, तो क्लोजिंग बैलेंस हम इधर लिख ले, इधर मैं लिख देता हूं बाय क्लोजिंग बैलेंस। एक हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा, एक हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्या दिया है अंदर, देखो ये वाला कैश इन हैंड, कैश की बैलेंस, कैश इन बैंक, ये बैंक की बैलेंस, ये आपका कैश बैलेंस है। और ये जो दिया है ये आपको क्या दिया है बेटा, बैंक बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब ये दिया है 200, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इधर हमने लिख दिया 200। ये आपको कितना दिया है क्लोजिंग, ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 400, तो इधर हमने लिख दिया 400। उसी तरीके से कैश का क्लोजिंग कितना दिया है, ये वाला 31 मार्च मतलब अपना क्लोजिंग, तो ये आपका है 350, और बैंक का है 590, इधर लिख दिया 590। सर ये कैसे पता चला, ये इनकी इधर से पता चला। April 1 ओपनिंग कहलाता है, March 31 क्लोजिंग कहलाता है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अब ये कुछ नहीं करना है, इनकम को इनकम साइड लिख दो। देखो अगर पैसा आया है तो इधर लिख दो, और पैसा गया है तो इधर लिख दो, मामला खत्म। चलो देख लेते हैं फटाफट, अलग पेन से लिख। अब देखो एक एक करके देखते हैं। एंट्रेंस फी, पहला क्या लिखा है, देखो पहले लिखा है एंट्रेंस फी। अब चेक करो क्या एंट्रेंस फी क्या इनकम होगी, यस, क्योंकि हम किसका, स्वराज क्लब का दिख रहे हैं। ये क्लब है, क्लब में लोग एंटर करता है, स्टार्ट करता है अपना वर्किंग, पहली बार आता है तो एंट्रेंस फी ली जाती है, तो ये पैसा है। तो इधर हम लिख लेंगे एंट्रेंस फीस, कितनी है 300, इधर लिख दिया 300। चलो तो ये वाला हो गया, तो इसको कैंसिल कर दे इधर, ताकि समझ में आके हो गया। मेंबरशिप फी, आप क्लब में जाते हो उसके मेंबर बनते हो तो वो भी पैसा लिया जाता है, तो ये भी पैसा आ रहा है, तो इधर लिख देंगे मेंबरशिप फीस।
कितना है? 3,000। ये भी अपना हो गया। डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, डोनेशन, क्लब को किसी ने डोनेशन दिया। डोनेशन मतलब क्या? पैसा आया ना, पैसा आया। इधर लिख लेते हम डोनेशन। रकम क्या है आपकी? 10,000। फिर फूड स्टॉक सेल्स मतलब क्या है कि जो आपने बेचा, सेल मतलब क्या है? जो आपने बेचा, तो उससे भी आपने पैसा कमाया। मतलब क्लब है, क्लब में आप कुछ फूड वगैरह बेच रहे हो, छोटा मोटा खाने पीने की कुछ चीजें आप बेच रहे होंगे, तो उससे भी आप पैसा कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? 1200। इधर लिख लेते हैं हम फूड सेल लिख लेते हैं, ठीक है, 1200। अब देखो सैलरी एंड वेजेस, सैलरी मतलब क्या? आपने पेमेंट करा, तो पेमेंट से आ जाएगा बाय सैलरी, कितना है? 1200। एंड वेजेस भी लिख ही देता हूं। उसके बाद क्या है? परचेज ऑफ फूड स्टॉक, मतलब आपने कुछ खरीदा बेचने के लिए, सॉरी, परचेज ऑफ फूड स्टॉक, तो ये आपने परचेस करा। कोई भी चीज परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो इधर आएगा परचेज ऑफ फूड स्टॉक, कितना है? 800। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लब पेविलियन, कंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी चीज का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब पैसा तो देना पड़ेगा ना। कोई चीज आप बना रहे हैं तो किसी के पास से बनवाएंगे आप, तो पैसा जाएगा। तो इसका इधर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन। इधर रकम कितनी है? 11,000। इधर लिख दिया 11,000। अब ये क्या है? जनरल एक्सपेंस 600। इधर लिख देंगे खर्चा है जनरल एक्सपेंस 600। चलो उसके बाद क्या है? रेंट एंड टैक्सेस। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा एडजस्ट करके इधर लिख दूं, मैं नीचे लिख देता हूं बाय रेंट एंड टैक्सेस, कितना है? 400। और उसके बाद क्या है? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी खर्चा है 160। चलो लिख देते हैं इधर बाय बैंक चार्जेस, कितना है? 160। हो गया, बस खत्म। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए बेटा? सेम आना चाहिए। क्यों सर सेम आना चाहिए? कुछ ढूंढना नहीं है। देखो ओपनिंग बैलेंस आपको दोनों की दी है, कैश की भी दी है, बैंक की भी दी है। क्लोजिंग बैलेंस आपकी कैश की दी है, बैंक की दी है। कितना पैसा आया वो भी दिया है, कितना पैसा गया है वो भी दिया है। तो आप टोटल अगर मारेंगे तो दोनों साइड का सेम आना चाहिए, सिंपल। इसका टोटल क्या आता है? इसका टोटल अगर आप कैलकुलेट पे करेंगे तो 15,100 आएगा। इसका 15, इसका 100, दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। क्या ऐसा ये लोग ने वर्किंग किया है? चेक करो, देखो पूरा लिखा है, ये चेक करो 15,100, 15,100। इज इट क्लियर? जो अपने ने ऊपर बनाया है, ये वाला जो अपने ने ऊपर बनाया है, वही ये लोग ने क्या बनाया है नीचे। देखो ओपनिंग बैलेंस लिखिए, इधर ओपनिंग बैलेंस, इधर देखो ये कैश की ओपनिंग बैलेंस, ये बैंक की ओपनिंग बैलेंस, ये सारे रिसिप्ट। ये पैसा आया तो प्लस डेबिट साइड, ठीक है, ये पैसा गया। अब यहां पे देखो क्लोजिंग बैलेंस लिखी है दोनों, ये वाली 350, 590 देखो लिखा है। और ये सारा क्या है? ये सारा पेमेंट है, ये रिसिप्ट है, और ये क्या है? पेमेंट। सिंपल, दोनों साइड का लिख लिया। इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश का, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का। और ये जो बाकी का जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये सारा आपका क्या है? ये रिसिप्ट है। और ये बाकी का ये सारा क्या है? ये पेमेंट है। बस खत्म हो गया। दोनों साइड का टोटल आपका क्या आएगा? सेम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो वापस इस पर चले जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में कैश की बैलेंस भी लिखेंगे, बैंक की बैलेंस भी लिखेंगे, इधर भी कैश लिखेंगे, इधर भी बैंक लिखेंगे। इधर आपका आ जाएगा पेमेंट, इधर आपके आ जाएगी रिसिप्ट। दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? इक्वल। दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? इक्वल, ठीक है। अब इसकी एक लिमिटेशन, अब इसकी क्या है? लिमिटेशन। अब वो लिमिटेशन आप जरा ध्यान से देखिए, लिमिटेशन आप ध्यान से देखिए। लिमिटेशन, लिमिटेशन में ये है कि ये जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ना,
ये बस इतना देखता है कि कितना पैसा आया तो प्लस, कितना पैसा गया तो माइनस। आया तो रिसिप्ट साइड लिख देगा, गया तो पेमेंट साइड लिख देगा। मगर ये वो नहीं देखेगा कि पैसे का नेचर क्या है, किस तरीके का नेचर है। सर ये क्या बात हुई, नेचर क्या होता है? देखो ट्रांजैक्शन के नेचर होते हैं, नेचर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। दो नेचर होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में दो पार्ट होते हैं, कैपिटल नेचर, एक होता है रेवेन्यू नेचर। देखो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो हम लिखते ही नहीं है बिजनेस में, तो ये तो आएगा ही नहीं। हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या, पैसों से जुड़ा हुआ। इकोनॉमिक में ऐसा ट्रांजैक्शन जो पैसों से जुड़ा हुआ, पैसों का लेन देन ही हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, वगैरह वगैरह। उसके अंदर दो ट्रांजैक्शन होते हैं, कैपिटल नेचर होता है, रेवेन्यू नेचर होता है। मतलब क्या, मतलब यह है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन का टर्म पीरियड इस तरीके का है जो 12 मंथ या उससे ज्यादा का हो, 12 मंथ या उससे ज्यादा का हो, तो वो आपके कैपिटल नेचर पे चला जाता है। और अगर आपका उसका टर्म पीरियड 12 महीने या उससे कम का हो, 12 महीने या उससे कम का हो, इस तरीके का हो, ठीक है, तो वो आपका चला जाता है रेवेन्यू नेचर पे। सर ये कैसे? सपोज आपने बाइक ली, ठीक है, आपने क्या ली, बाइक ली। आपका क्लब है और क्लब के अंदर आपने क्या खरीदी, बाइक। तो बाइक आपने, ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस है, आपने बाइक ली है क्लब के लिए कि कुछ काम होगा तो आपने बाइक ली। ऐसा तो है नहीं कि अभी 1 महीने में ली और 1 महीने में बेच डालेंगे, ऐसा तो है नहीं। बाइक ली तो आपने लंबे समय के लिए, 12 महीने से ज्यादा के लिए ली, ठीक है। तो ये आपका चला गया कैपिटल नेचर पे। तो बाइक आप खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा ना, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो आप पेमेंट साइड पे लिख देंगे। पर ये तो कैपिटल नेचर है, इसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर। और अगर ये बाइक आप चला रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा होगा, है ना। वो जो पेट्रोल का खर्चा है वो तो डे टू डे एक्टिविटी है, वो आपका हो गया रेवेन्यू नेचर। वो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर। पेट्रोल का भी खर्चा होगा तो वो भी आप पेमेंट साइड लिखेंगे, माइनस साइड, पेमेंट साइड लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो अकाउंट है ना, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये है ना पैसों के ट्रांजेक्शन को ना जज नहीं करता कि कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर। ये बस इतना देखता है कि पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड लिख दो, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड लिख दो। ये जज नहीं करता, ये वो नहीं देखता कि कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू नेचर है। ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका क्या है, लिमिटेशन, जो इधर लिखी हुई, लिमिटेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी लिमिटेशन में क्या है हमारी, कि ये डील नहीं करता कैपिटल नेचर में एंड रेवेन्यू नेचर में, ये दोनों को बाइफरगेट नहीं करता। ये बस इतना देखता है कि आया तो रिसिप्ट साइड लिख दो, गया तो पेमेंट साइड लिख दो। ये दोनों को लिख देता है, ये क्या कर देता है, दोनों को लिख देता है। अब इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए, अब इसकी इस वाली लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं इसके बाद, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो इधर हमने बनाया है, ये वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वैसे ही बनता है जैसे पीएनएल अकाउंट बनता है, बस दैट्स इट। अब इस अकाउंट की खासियत क्या है, इस अकाउंट की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर ही आता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा नेचर का आएगा, रेवेन्यू। कैपिटल नेचर का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो इधर आएगा नहीं, वो इधर आएगा नहीं। इज जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट, जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो इधर आपका आएगा एक्सपेंडिचर और इधर आपका आएगा इनकम। इधर को आप बोलेंगे डेबिट, इधर को आप बोलेंगे क्रेडिट, ठीक है। इधर इधर डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा बेटा, माय मिस्टेक, इधर डेबिट क्रेडिट ही आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, एक साइड रिसिप्ट आएगा, एक साइड पेमेंट आएगा। इधर आएगा तो प्लस, इधर गया तो माइनस, बस ये वाली बात है, ठीक है। इधर इस तरीके का वर्किंग है। एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, ये डेबिट साइड लिखा जाएगा। इनकम आपकी कौन सी साइड लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसको इधर देखते हैं।
ये जस्ट पीएनएल अकाउंट जैसा है, जैसा पीएनएल में हम लिखते थे ना सारी चीजें, वैसे ही लिखनी है और कुछ नहीं करना। बस फर्क इतना है कि जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो या तो हम नेट प्रॉफिट ढूंढते थे या तो हमको मिलता था नेट लॉस। ये दोनों में से कोई एक ही चीज आपको मिलती थी, या तो नेट प्रॉफिट मिलता था या तो नेट लॉस मिलता था। इधर आप पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, इधर आप बना रहे हो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इधर आपको यहां तो मिलेगा या तो सरप्लस मिलेगा, ठीक है, या तो मिलेगा डेफिसिट मिलेगा। सर ये क्या बात है? सरप्लस मतलब क्या? जब इनकम साइड का टोटल ज्यादा होगा और एक्सपेंस साइड का टोटल कम होगा, तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो आपको मिलेगा सरप्लस। तो इधर क्वेश्चन मार्क होगा तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस। और जब एक्सपेंस ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो फिर आपको क्वेश्चन मार्क इधर मिलेगा और उसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, इधर हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा बिजनेस तो प्रॉफिट एंड लॉस का है ही नहीं, हमारा बिजनेस तो नॉन प्रॉफिट है। हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सर्विस वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, हमको लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम बोलेंगे सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट। ये आपका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इधर देख लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं वैसे ही हमको बनानी है और कुछ नहीं है। इधर हम लिख देंगे कैपिटल, ठीक है। इधर आपकी आएगी सारी लायबिलिटीज आ जाएगी, जो भी लायबिलिटी होगी। इधर सारे असेट्स आ जाएंगे, बात खत्म। दोनों साइड का एक टोटल क्या आना चाहिए बेटा? इक्वल आना चाहिए। ये नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट बनती है उसी तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाएगी, ठीक है। इसका भी हम वर्किंग अलग से देखेंगे। तो ये बैलेंस शीट तो जैसे नॉर्मली बनती है वैसे ही बनेगी, जैसे आपने सीखी रखी है 11 और 12 के अंदर, इसको वैसे ही बनानी है। असेट सारी इधर लिखी जाएगी, कैपिटल इधर लिखा जाएगा, लायबिलिटी इधर लिखा जाएगा, और दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? सेम, बात खत्म। बस इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एज इट इज पीएनएल अकाउंट जैसा है, जैसा पीएनएल अकाउंट बनता है वैसे ही इसको बनाना है। बस फर्क इतना है कि ये जो ये जो इधर जो है, इधर जो आपका आएगा सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है सर, ये कब आएगा? जब आपका इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा, मतलब इनकम साइड का टोटल ज्यादा होगा और एक्सपेंस साइड का टोटल कम होगा, तो आपको सरप्लस मिलेगा। तो इधर आप नेट प्रॉफिट करके मत लिख देना, इधर आप लिखेंगे सरप्लस, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी इनकम क्या है? कम, तो आपको डेफिसिट मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या? खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, एक तरीके का नुकसान जैसी बात कर लो, ठीक है। पर हम इसको नेट लॉस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डेफिसिट। क्या बोलेंगे? डेफिसिट। तो वो इधर मिलेगा आपको, ठीक है। चलो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है, ठीक है। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। कौन से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। अब इसमें लिखा है कि किस तरीके से बनाना है। इस अकॉर्डिंग टू सेक्शन एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, उसमें शेड्यूल नंबर 3 सॉरी, उसमें शेड्यूल नंबर 3 के अंदर जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आइंदा के सेशन में आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।